Hello friends and dear students, this is Sarvesh Nagar and I welcome you all at the platform of Shri Aurobindo IAS YouTube channel। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक पॉलिटिकल लाइफ, जो आपका वैदिक राजनीतिक जीवन। अगेन इसके दो पार्ट हैं आपके 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC। पहले हाफ में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन, सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन। और जिन लोगों ने सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं चाहूँगा आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आर्य कौन थे और आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेफ्ट साइड में मैं एक स्लाइड दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसमें क्या दिया है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और इसके पहले कि मैं आपको और बताऊँ, मैं आपको बता दूँ, सामान्यतः हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सरकार पढ़ते हैं, राजनीतिक संस्थाएं पढ़ते हैं, उनकी भूमिका पढ़ते हैं, राजा की भूमिका पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतंत्रात्मक तत्वों की उपस्थिति को देखते हैं। ठीक है, इन सब मुद्दों को फ्रेम करते हुए इन्हीं के आसपास ही हम ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। सो अगेन कंटिन्यू। तो बात कर रहे हैं हम किस पर, आपका एक स्लाइड देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में, उसमें दिया राजनीतिक पद सोपानिक संरचना। क्या दिया है, राजनीतिक पद सोपानिक संरचना। और उसमें सबसे नीचे दिया है वो है कुल, उससे ऊपर दिया है ग्राम, उससे ऊपर दिया है आपका विश्व, और विश्व से ऊपर दिया है जन, और जन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जन को बोला गया है लोग, पीपल, और उनको जो प्रधान है वो है आपका गोप या गोपस्य। ठीक है, उससे नीचे है आपका विश्व, विश्व को बोला गया है गोत्र, गोत्र के स्तर पर। जिनको नहीं पता गोत्र क्या है, वह स्थान जहां पर गायों को एक साथ बांधा जाता हो, और जो लोग वहां पर गायों को बांधते थे वो सब एक गोत्र के हो जाते थे। उसका प्रधान है विस्पति। देन है आपका क्या, उससे नीचे ग्राम, ग्राम का ऑफकोर्स गांव, गांव का आपका ग्रामीणी प्रधान होता था। फिर आता है सबसे नीचे कुल, परिवार के स्तर पर, कुल का दीपक यानी परिवार का दीपक, एकमात्र सहारा। ठीक है, तो उसका प्रधान होता था कुलप। अब ध्यान रखना, ये जो मैं बताना जा रहा हूं उस पर गौर करना कि ये लोग अभी भी नोमैडिक हैं, घुमक्कड़ हैं, पशुचारक हैं। आज यहाँ कल कहाँ, क्या ठिकाना कोई पता नहीं। तो जाहिर है कि इनका राज्य कैसा होगा, चलवासी। ठीक है, निरंतर ये लोग अपना स्थान बदलते रहते थे, फैलते रहते थे। इनका राज्य बनता था लोगों से, लोगों से मतलब इनका राज्य शिफ्ट होता रहता था। जैसे कि आपने थॉर रग्नारॉक मूवी देखी थी, उसमें वो अपने लोगों को अपना राज्य मानता है, ना कि जगह को राज्य मानता है। ठीक है, यहाँ पर लोग महत्वपूर्ण हैं। तो फिर से आता हूं मैं, तो ये पद सोपानिक संरचना है, ये राजनीतिक संरचना, हायरार्किकल जो ऑर्डर है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ऊपर इसमें अभी भी राजन, सॉरी किसको रखा है इन्होंने, गोप को। ठीक है, एक और शब्द आता है वो आता है राष्ट्र का, और राष्ट्र होता है देश के स्तर पर। ठीक है, उसका प्रधान राजन। लेकिन इनका जो आपका साहित्यिक लिटरली एविडेंस तो मिलता है, लेकिन वास्तव में इसका जो धरातल पर कोई एविडेंस मिलते नहीं कि राष्ट्र के या देश के स्तर पर भी कोई उपस्थिति होगी इनकी। हम जन और गोप के स्तर पर बराबर इसको देखते हैं। वापस आते हैं, फिर हम बात करते हैं सरकार की। सरकार में क्या देखते हैं हम यहाँ पर, गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और आपके राजतंत्रात्मक, दोनों ही एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। राजतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कबीला का सरदार है जो अपने लोगों को निर्देशित करता है और उसके आदेश कानून को सब मानते हैं। गणतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पाई जाती है कुछ हद तक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम राजा और उसके अधिकारियों की। अब स्लाइड में कंटिन्यू, मेरे लेफ्ट साइड में स्लाइड है, आप देखते जाते हैं, देख सकते हो। किसकी बात करते हैं, राजा और उसके अधिकारियों की। देखो, राजा को असिस्ट करने के लिए काउंसिल भी हुआ करते, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स भी हुआ करती थी। वेल, राजा के जो फंक्शन थे वो आपके रिलीजियस और जो आपका लॉ, ठीक है, रिगार्डिंग जो आपका कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के फंक्शन नॉर्मली होते थे। ठीक है, राजा अपनी ट्राइब की सुरक्षा भी करता था, सामाजिक जो ऑर्डर है उसको भी बनाने का प्रयास करता था। सामाजिक ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा कौन सामाजिक ऑर्डर की बात हो रही है। हम आगे जब आपका इसका पार्ट जो नेक्स्ट है वीडियो है, उसमें जो सोसाइटी है उसमें जो
वर्ण व्यवस्था है, जो आपका वर्ण व्यवस्था है उसको हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं किस ऑर्डर की बात हो रही है। ये बात हो रही है समाज का जो वर्ण व्यवस्था है उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है, कि आपका कोई वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन ना करे, कोई समाज में हिंसा ना फैलाए, पब्लिक अनप्लीजेंट ना करे। उस मोरालिटी, नैतिक स्तर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? राजा की। कुल मिला के सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो और यहाँ पर हमें अधिकारी की भी चर्चा मिलती है। आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी ऑफ कोर्स पुरोहित, ठीक है। एक हो गया आपका किंग, दूसरा होगा पुरोहित, ठीक है। किंग तो है ही है, पुरोहित के साथ यानी ब्राह्मण की बात हो रही है। फिर है आपका सेनानी, सेनाध्यक्ष, ठीक है। देन बृहस्पति जो चारागाह है, ठीक है, उनकी देखभाल किया करता है, उनका अधिकारी हुआ करता था, जहां भैंस गाय चरा करते थे। ऑफ कोर्स गाय भैंस का जिक्र नहीं मिलता। फिर है आपका स्पाई, गुप्तचर। तो ये भी कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अधिकारी तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। और जब हम कुल मिलाकर अब इसको कंक्लूड करने से पहले इनकी राजनीतिक संस्थाएं भी देख लेते हैं। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है इनकी? देखिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सरकार में गणतांत्रिक तत्व की उपस्थिति, वो यहाँ पर आपको जस्टिफाइड हो जाए क्यों बोला था। यहाँ पर सभा, समिति, विधत जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं जिन पर राजा की निर्भरता बनी रहती है। जो सभा जो है वो है एक्चुअली संभ्रांत जो एलिट क्लास है, संभ्रांत एलिट क्लास जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका कंपोजिशन है, और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी और ये कहीं ना कहीं चेक करती थी राजा की शक्तियों को, संतुलित करती थी। भाई समिति जो है सामान्य लोगों की कंपोजिशन थी, सामान्य लोगों से मिलकर बनी थी और ये राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है। देन आपका विधत, संभवतः ये आर्यों की प्राचीन संस्था है और ये एक्चुअली सैन्य कार्यों से जुड़ी हुई थी। और सेना, देखो सैन्य कार्यों से भले ही जुड़ी हो लेकिन ये लोग स्थायी सेना नहीं रखते थे। आपको पता है स्थायी सेना रखने के लिए माल पानी चाहिए, और ये तो आज यहाँ तो कल कहाँ, इनका ठिकाना नहीं है रहने का। तो जब माल पानी है ही नहीं तो पे कैसे करेंगे? इससे स्थायी सेना तो वैसे भी नहीं आएगी। स्थायी सेना क्या, जो आपका प्रशासन है उसका ही विस्तार नहीं होगा। गिनती के अधिकारी है वो भी राजा के मतलब भाई भतीजे ही होंगे, नेपोटिज्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऋग्वेदिक का जो राजनीतिक जीवन है वो कबीलाई बना रहा। लोग निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते रहे, बढ़ते रहे, इसलिए कोई ठोस आर्थिक आधार ना हो के चलते ये लोग राजनीतिक स्तर पर कोई खास विकास नहीं कर सके। इसका दूसरा फेस देखिए। अब एक, क्योंकि अब आपको पॉलिटिकल जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया है यहाँ पर, तो अब दूसरा हाफ जो है आपका उत्तराधिक लाइफ उसे बहुत कम में समझाऊंगा मैं। इसके पहले कि मैं ऋग्वेदिक जो राजनीतिक जीवन है उस पर जाऊं, मैं आपको चीजें बताऊं कुछ। देखिए, जब कोई समाज घूमता फिरता रहता है, कृषि में ज़्यादा एंगेज नहीं होता या कृषि से सरप्लस प्रोडक्शन नहीं करता, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या रहेगी? लिविंग हैंड टू माउथ। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। जब रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, तो आप क्या है, चीज़ों का संग्रहण नहीं करोगे, स्टोर नहीं करोगे। जब अतिशेष चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, तो सभी वही काम करेंगे जिससे कि पेट भरा जा सके, ठीक है। जब सभी वही काम करेंगे जिससे कि पेट भरा जा सके, तो कला या जो दूसरे व्यवसाय हैं वो विकसित ही नहीं होंगे। जब वो विकसित नहीं होंगे, ट्रेड विकसित नहीं होगा, नगर विकसित नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड विकसित नहीं होगा। वो चेन आपको पहले से समझ में आ जाएगी। जब से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, तब भी यही समझाया था इकोनॉमी का फॉर्मेट, आज भी यही है इकोनॉमी का फॉर्मेट। वापस आते हैं, तो जब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो अर्थव्यवस्था जो आपका राजनीतिक जीवन भी ज़्यादा उभार नहीं ले पाता। देखिए, राजनीतिक जीवन तब उभार लेगा ना यार, कि जब कोई स्थायी प्रशासन रख सके, स्थायी सेना रख सके। और इनको रखने के लिए क्या चाहिए? माल पानी चाहिए ना यार। जब भी आप किसी से हफ्ता वसूली करते हो तो एक कट उस वसूलने वालों को तो मिलेगा ना। लेकिन बात तो ये है कि जब वसूलने वाला अपना कट ही नहीं ले पा रहा है तो राजा को यह खाक देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब तक अधिशेष नहीं आएगा राजनीतिक जीवन में कोई खास बढ़ोतरी, या राजनीतिक संस्थाएं, सरकार, इनके स्तर पर खास बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। कितना पैसा आता है इन लोगों के पास? एकमात्र कर था बलि, ऋग्वेदिक काल में एकमात्र कर, ठीक है। वो भी वो इच्छा से दे देते थे तो दे देते, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
स्थायी सेना भी नहीं थी इन लोगों के पास, समझ रहे हो आप। स्थायी सेना इन द सेंस जो लोग गाय को चरा रहे हैं और खेती करते थे वही वही आपके युद्ध करने के लिए चले जाते थे, ठीक है। तो जैसे कि आपका सडनली कोई अभियान हुआ कि चलो गायों को लूटने चलना है, गायों के लिए अभियान करना है, तो कोई जो धोबी है, कोई जो कुम्हार है, वही वही आपका हथियार उठाता होगा और गायों को लूटने के लिए या गायों को बचाने के लिए दूसरी ट्राइब से या अनार्यों से वो उसकी सुरक्षा करने लग जाता था। तो स्थायी सेना नहीं है, स्थायी प्रशासन भी नहीं है। स्थायी प्रशासन तो नहीं बोलूंगा, प्रशासन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा प्रशासन है, क्योंकि अधिकारियों के बारे में बता चुका हूं मैं। पुरोहित है, बृहस्पति है, देन आपका सेनानी है, गुप्तचर है, लेकिन कम स्तर पर है। तो वापस आते हैं हम किस पर, उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन पर। अब ये लोग बच गए हैं कहाँ, गंगा घाटी। अब इस सप्त सिंधु क्षेत्र में थे ये, अब गंगा घाटी, सदा नीरा, यमुना वाले क्षेत्र में आ गए हैं। बस गए हैं तो कुछ ना कुछ खेती भी करने लगे हैं। खेती करने लगे तो इनके पास प्रोडक्शन भी होने लगा है। जो कुछ प्रोडक्शन होने लगा है उससे कुछ चीजें भी बदल गई हैं। तो कैसे, तो जब कृषि अधिशेष आया तो राज्य का विस्तार हुआ। पहले जन का इस्तेमाल करते थे, अब जनपद का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, पहले जन का इस्तेमाल करते थे, अब जनपद का इस्तेमाल करते हैं। हायरार्किकल ऑर्डर में आपका वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, क्या, जनपद, ठीक है। इट मीन्स दैट अब पांव लग गए हैं उनके, अब उन्होंने रहना एक जगह शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हम इस पर देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। पहले ये स्लाइड समझ लीजिए, वही आपका कुल परिवार के स्तर पर उसका प्रधान कुला, फिर आपका है ग्राम के स्तर पर प्रधान है ग्रामीणी, विश्व गोत्र के स्तर पर उसका प्रधान है विश्वपति, और अगेन जनपद का जो प्रधान है वो कौन है आपका, गोप, जनस्य गोप, ठीक है। और जनपद यहां पर राज्य हो रहा है, बता दूं मैं आपको, इनका राज्य, ठीक है। तो हम बात करते हैं वापस इनकी सरकार की। अब सरकार में मुख्यतः जो तत्व है वो है आपका राजतंत्रात्मक तत्व है। क्या है, राजतंत्रात्मक। इसका जो गणतांत्रिक स्वरूप है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका इसमें राजनीतिक जो राजा और उसके अधिकारी। देखिए मैंने क्या बताया कि अब ये लोग बस गए हैं, जब बस गए हैं तो इनके पास क्या है, अब कुछ पैसा भी आने लगा है। जब पैसा आने लगा है तो ये प्रशासन और अधिकारी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये तब समझ में आएगा जब आप इसी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि देखोगे। टैक्स जो भाग दूध है, संग्रहित, कुछ तरह के कर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बढ़ गए होंगे। अब बली जो कर पहले दिया जाता था वो स्वैच्छिक था, अब यहाँ पर वो लेंगे आपका कंपलसरी ये देना, ठीक है। तो वापस आते हैं हम किसकी बात कर रहे थे, हम राजा और उसके अधिकारियों की बात कर रहे थे। तो जो पहले के अधिकारी थे वो तो थे ही थे। कौन से अधिकारी, आपका बृहस्पति, पुरोहित, सेनानी, वो तो थे ही थे, ठीक है। अब जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर नए अधिकारी भी जुड़ गए हैं। अब आपको 12 रत्निनों की चर्चा मिलती है। 12 रत्निनों वो लोग हैं जो राजा के महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। ये राजा के सीधे नियंत्रण में होते थे। आप समझ रहे हो, मतलब ये राजा के सीधे नियंत्रण में है। इसका मतलब है सभा समिति अब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, जाओ जाकर कहीं डूबकर जो भी समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि अब मेरे आदमी है मेरे पास और मैं टैक्स वसूल सकता हूं आराम से। अब मुझे आपकी स्वैच्छिक भेंट की जरूरत नहीं है, और आप नहीं दोगे तो मेरे पास तो है ही है हंटर, ठीक है। तो जब ये चीजें आ गई, और यहाँ पर अभी भी सेना तो थी लेकिन इतनी बड़ी सेना इनके पास नहीं थी, ठीक है। अभी भी ये कबीलाई जीवन से बाहर नहीं आ पाए थे। तो वापस आते हैं क्या पढ़ रहे हैं, जो इनके अधिकारी 12 रत्नों की चर्चा मिलती है, जो बताता है कि यहाँ पर प्रशासन का विस्तार हुआ है। इट मीन्स दैट राजा कैन अफोर्ड नाउ टू मेनी सर्वेंट्स, और अब जो भी उनके अधिकारी हैं ऑफिशियल्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, जो मैंने बताया था कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, सभा समिति, विदथ का तो लोप ही हो गया, विदथ तो खत्म ही कर दी, समझ रहे हो आप। विदथ जो आपका राजा सैन्य सहयोग लिया करता था उन लोगों से, जो उसके आसपास के
लोग हुआ करते थे उनसे सहयोग लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा खुद के आदमी रखता है, ठीक है, खुद के आदमी रखता है और उनको पैसे देता है। जब राजा ये कर रहा है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अब आप कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई गॉट माई मैन एंड आई कैन डू एनीथिंग। जब राजा ये इस प्रकार की शक्ति रखता है, इसका मतलब प्रशासन का इवॉल्व हुआ है, सैन्य स्तर पर राजा के पास कुछ शक्तियां आई हैं। आप समझो कि राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के यज्ञ करने लगा। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, देन आपका अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। जो आपका राजसूय यज्ञ है, राजा बहुत ताम झाम के साथ अपना जो राज तिलक है वो करवाता था। दिखाना पड़ता है, बिना झांकी काम कैसे होगा? जब तक राजा दिखाएगा नहीं, लोगों को पता नहीं चले कि राजा राजा है, ठीक है। और जो आपका जो वाजपेयी यज्ञ है, उसमें रथ दौड़ हुआ करती थी। ये भी राजा की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती थी। जो राजा के किन हुआ करते थे, राजा के जो सहयोग कलीग हुआ करते थे वो, और राजा के इवन जो ब्लड रिलेशन के लोग हुआ करते थे, वो आपस में रथ दौड़ किया करते थे। और ऑफकोर्स राजा का रथ जीतना होता था, और ना भी जीतता होता था तो भी जीता देते थे जानबूझकर, क्योंकि राजा का रथ हमेशा जीतता है, क्योंकि राजा इज ए हीरो, और हीरो कभी हारता नहीं। तो वाजपेयी यज्ञ होने लगा, राजसूय यज्ञ होने लगा, फिर अश्वमेध यज्ञ, वो घोड़ा छोड़ देते थे। जितनी दूर तक जाएगा घोड़ा, उतनी दूर तक राजा की भूमि होगी। तो ये चीजें भले सिंबॉलिक हो, और ऐसा ही सिंबॉलिक है, मतलब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ सिंबॉलिक लग रही हूँ, आई एम सॉरी, बट क्या है कि इन चीजों ने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अब राजा की झांकी लोग देखेंगे, बताओ राजा महाराजा, ठीक है। आप उपाधि को देखो, इस समय उपाधियां बंटने लगी थी। एक राट सर्वभूपति, आप समझ रहे हो, एक राट सर्वभूपति मतलब सारी भूमि का स्वामी। जब कोई ऐसी उपाधि धारण नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अधिकार संपन्न हो रहा है। तो इन नटशेल में आपको बताना चाहूं कि इस समय राजा की शक्ति बढ़ रही है, और जो गणतंत्रात्मक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कैसे? अब देखिए, जो राजनीतिक संस्थाएं उनकी बात कर लेते हैं। विधत तो पूरी लोप खत्म हो गई थी, ठीक है। जो सभा और समिति है, उनका महत्व भी कम हो गया था। वो सभा जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, वो समिति जो राजा के चुनाव में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेती थी, उनका महत्व खो दिया। और अब तो स्त्रियों को सभा में भाग लेने का अधिकार भी नहीं है। बहुत चेंजेस आ गए थे, ठीक है। जब राजा लोगों से सहयोग लेना छोड़ देता है, इसका मतलब है he got his own muscles and he got his back pocket full of money। समझ रहे हो आप? उसके पास मसल पावर भी है और धन पावर भी। तो जब ये स्थिति है, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, और कंक्लूड करने से पहले आप देख सकते हैं टैक्स स्ट्रक्चर। पहले एक ही कर था बलि, अब भागदूत करके और शुल्क करके, शुल्क और भागदूत करके 2 कर और आ गए हैं। और अब अगर कर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास कुछ तो स्पेंडिंग शक्ति आ गई होगी, कुछ तो लोगों के पास मतलब जो परचेसिंग पावर आ गई होगी, या मतलब उनके पास इतना पैसा आ गया होगा कि राजा की निगाह में होगा, चलो पैसा आ गया, चलो अब उनसे लूट कर ले आते हैं, छीन कर ले आते हैं, प्यार से या मार से ले आते हैं। वरना किसी को सपना थोड़ी सूझेगा कि जाओ उससे पैसा ले आओ, क्योंकि उस समय लोगों के पास थोड़ा बहुत अधिशेष एग्रीकल्चर सरप्लस आने लगा था। तो राजा उनसे किसी न किसी माध्यम से वो अधिशेष अपने यहाँ ले लेता था। अगर ऐसी स्थिति है, टैक्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के पास सरप्लस इनकम हो रही थी। तो टैक्स स्ट्रक्चर का बढ़ना, राजनीतिक संस्थाओं का अपना महत्व खोना, राजा की शक्ति बढ़ना, गणतांत्रिक तत्वों का लोस होना, देन आपका सरकार का ज्यादा प्रभावी होना। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय जीवन अब स्थायी हो गया है, राजा की शक्ति बढ़ी है, लेकिन अभी भी राजा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ है। क्योंकि ऋग्वेद में बकायदा रेफरेंस मिलते हैं कि राजा रत्निनों को अपने घर बुलाता था और खुद भी उनके घर जाता था। कौन रत्निन? वही अधिकारी, वही ऑफिशियल्स जिनके बारे में हमने चर्चा की है।
तो राजा शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी लोगों के सहयोग को नकार नहीं सकता। लेकिन जो आपने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन पढ़ा और ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन पढ़ा, उसमें आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ गया होगा कि पहले का जो राजनीतिक जीवन था वो ज्यादा सरल और सरस था। अब यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल होता जा रहा है। वहां पर राजनीतिक संस्थाओं का महत्व था, राजा बहुत ज्यादा निर्भर था उन पर। यहाँ पर निर्भर तो है लेकिन बहुत कम निर्भर है। यहाँ पर वो स्थायी सेना और प्रशासन की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है, वहां पर तो ना के बराबर बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो दोनों का आप कंपैरिजन देख चुके हैं। वहां पर जो कबीला है मोबिलाइज होता रहता था, वहां पर उनका कबीला जन से बनता था, और यहाँ पर स्थान से बनता है, राज्य से बनता है। और इस समय इनके जो कबीले हैं, ठीक है, जन हैं, वो इनका लोप हो चुका था। क्रीवी या भरत, जो आपके कुरु, क्रीवी, भरत, इन कबीलों का जो जन है इनका लोप हो चुका था। और अब जो लोप होकर धीरे धीरे ये क्या बन रहे, धीरे धीरे जनपद बन रहे थे। और उस समय जनों को ही उन्होंने अपना कबीला बोला। मैं पहले ही डिफरेंस बता चुका हूं। वो अस्थायी जीवन, परिवर्तित जीवन, घुमक्कड़ नोमैडिक राज्य था उनका, और ये इनका स्थायी राज्य बन गया है। और यही जनपद आगे आधारशिला निर्मित करेंगे महाजनपद की। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर टुडेस लेक्चर इज, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो और आराम से जज भी कर सकते हो कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, चेंजेस एंड चेंजेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय लेक्चर इज। थैंक यू, सी यू अगेन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।